नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 4। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वो कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी। अब तो वो बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठे पाते। कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो आरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहां तक कि वो उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब कभी कभी आ बैठता। वो मानसिक विकास में 5 साल छोटा था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहां कहां घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वो गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी छोड़े हुए बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता कि क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ डालूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में ना आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा तो वो कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब इसके आगे क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वो इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, अरे आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ रहा होगा। अरे भाई बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो भाई जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूं भाई, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक करा दो। अरे भाई दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, अरे कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। अरे लौंडियां तो लौंडों से ही खुश रहती हैं भाई, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूं, मैं तो शादी करके पछता रहा हूं। बुरी बाला गले पड़ी। सोचा था कि 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लो, पर भैया यहां तो उल्टी आते गली पड़ी। नयन सुख, क्या बात करते हो यार। अरे लौंडिया को पंजे में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैर तमाशे दिखा दिया करो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस भाई रंग जम गया। तोताराम, अरे ये सब कुछ कर धर के हार गया मैं। अच्छा तो कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखा है क्या? अजी ये सब कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका मैं।
सब कोरी गप्पे हैं। अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल है कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। भाई न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम, फीस क्या लेते हैं? नयन सुख, फीस तो सुना है कोई शायद 500 रुपए। तोताराम, अरे कोई पाखंडी होगा भाई, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। भाई अपना तो इश्तहारी डॉक्टरों पर अब कोई विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता भी, जरा दिल लगी ही सही, पर भाई 500 रुपए बड़ी रकम है। नयन सुख, अरे तुम्हारे लिए यार 500 रुपए कौन बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपए होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। तोताराम, अरे नहीं यार, कोई सस्ता नुस्खा हो तो बताओ, कोई फिक्री जड़ी बूटी जो कि बिना हर्र फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम ये सब बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। हाँ तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको भाई साहब, तंजेब की चुस्त अचकन लो और चुन्नीदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। हाँ और ये तुम्हारे तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। हिजाब महला दूंगा यार। और हाँ 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में थोड़ा रस भरो यार, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दिन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतम ही है। जमा मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलाई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। खैर उस वक्त तो जामा मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वो समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहां कहां कहते दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वो तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो कहो जुर्माना वो मैं तुम्हें दूंगा। तोताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। और भाई फिर धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहां तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वो रोज अपनी जवां मर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमनी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। और फिर निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। उस बेचारी को तो उन पर दया आने लगी और क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। अब भला क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो बेचारा दया का ही पात्र है। वो बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ इसका ध्यान रखती थी कि वो समझ न जाए। वो सोचती कि बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता ना। बेचारे बेचारे इसको क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। यही जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था ही। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो साले तीनों काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला।
पास में सिर्फ यही एक छड़ी थी, उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए भाई मेरे। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था भाई, मगर मैंने भी सोचा कि मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, अरे रख दे तेरे पास जो कुछ और, चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, अरे मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रैफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीवित न छोड़ता। खैर कहां तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने लायक थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहां से आ गई भाई। जब तीनों ने देखा कि यहां दाल नहीं गलने की तो तलवार मयान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, क्या बात है जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। अरे हम तीनों 300 पर भारी पड़ते हैं, गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया भाई। हम तो तुम्हारा लोहा मान गए भाई। ये कहते ही मान तीनों भाग खड़े हुए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुरा कर कहा, तो फिर इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे ना। मुंशी जी भाई इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, नहीं, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अब उनसे भला क्या निशान पड़ता। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हांफते हुए बोली, अरे अरे तोता है कि नहीं, मेरे कमरे में सांप निकला है भाई। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, मैं तो उठकर भागी भाई। वह कोई 2 गज का होगा। अरे फन निकाले फुफकार रहा है, जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोता राम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपा कर बोले, सांप यहां कहां? तुम्हें बहन धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख तो। बड़ा आया, मर्द होकर डरता है रे। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। अरे सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोने पड़े। बोले, अरे मैं कोई डरता थोड़े हूं, सांप ही तो है, शेर थोड़े ही है। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजो, किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। वहीं मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वो खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने भी चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप बेचारा चादर के अंदर तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए वो बाहर चला। इतने में मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। जब मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुख से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, अरे बेटा मैं तो आ ही रहा था, तुमने जल्दी क्यों करी? दे दो, कोई फेंक आएगा। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, वो मैं जब तक आओ जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेचारा बेसमझ लड़का है ना, सो डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूं, कितनों ही को तो मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया भाई। तभी रुक्मणी ने कहा, अरे जाओ जाओ, देख ली तुम्हारी मर्दानगी, आए बड़े। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूं ना,
जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। बेचारे मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार के चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो क्या? अरे मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अरे अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात थोड़ी है। आखिर भला ये मुझसे चाहते क्या है? हाँ, समझ गई। वाह रे, ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो बेचारे को इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वो बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वो गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहां तक रोएगा? और फिर रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? बल्कि रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें एक कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में जैसे चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई देती थी। तूंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वो उस आईने की ओर न देख सके। अपनी हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वो तुरंत ही आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहां लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोता राम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, वो मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी तो एक मुकदमा और था, पर मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपये का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं कोई धन की भूखी नहीं हूं। तभी इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने को जाना है।
निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक फिर यहां से बहुत दूर भी है। अरे भाई लेकिन जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देख कर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहीं खा रहा हूं, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। जब वो चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़ कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूं। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता और वही विनोद प्रियता विद्यमान थी, और बालकों के साथ उसकी बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भूंस सिकोड़ने का आशय वो समझ नहीं पाई और बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते? अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुंह वकिल्लों सी बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम में किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए कोई 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंखें तक न उठाई थी। वो कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवाय और कुछ पढ़ते ही न थे। अरे भाई, इसका समय ही न मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वो क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। अब यहां मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे ही नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और अपनी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है ना, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाए जाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहां है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वो क्या करता है। वो ये देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। यहां कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, इधर मैं देखता हूं तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूं, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, पर पिताजी मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवाय दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, वो खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो फिर कल से नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो फिर तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं घूमने नहीं जाते। मैं तो बराबर शिकायतें सुनता हूं ना। मनसाराम ने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा, अरे भाई, किन महाशय ने आपसे शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। कोई भी हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। पर पिताजी, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो फिर मैं सही कहता हूं, आपको मुंह ना दिखाऊं। अरे किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और फिर तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो।
अरे मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है। और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिएगा मैं चला जाऊंगा। अब ये तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें देख के तो ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। अरे आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें कोई तकलीफ होगी क्या? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वो अपनी झींप मिटाने के लिए प्रसन्न चित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो फिर मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि ये लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे इसे वहां न जाना पड़े और फिर कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, अरे सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम, पिताजी कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकान में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और फिर सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वो शाम को प्रायः सैर करने चला जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहां आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। अरे तो तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? कहा क्यों नहीं, मगर वो माने तब तो। अरे कुछ नहीं, ये तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी, और क्या। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वो तो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूं तो तुरंत उठाकर दे देती है। अरे तू ये तिरिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूं अभी। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का कोई भी सुअवसर वो हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वो तो चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों की देख रेख करती रहें। पर भैया रुक्मणी तो उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तो चारपाई से उठकर बोली, आइए आइए दीदी, बैठिए ना। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, अरे मैं पूछती हूं, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो क्या? क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अरे मनसाराम को घर से निकाले देती हो, तो इस पर कहती हो कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अरे क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता क्या? दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। अरे जा जा, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अरे अब तक तोताराम कभी लड़कों से बोलता तक नहीं था। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतना घबराया कि खुद जाकर ली वाला। अब इसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रखे देते। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ है तो तुम जाओगी। अरे वो तो बेचारा कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहां बैठता है वहीं सो जाता है। अरे कहने को जवान हो गया है पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहां किसे फिक्र है किसने खाना खाया कि नहीं, कहां कपड़े उतारे, कहां सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे
अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।